आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक बार की बात है, प्रोजेक्ट के काम से मुझे घर से काफ़ी दूर कमलपुर गांव जाना पड़ गया। हालांकि मैं प्रोजेक्ट के काम से लगातार बाहर जाता ही रहता था, मगर ये पहली बार था कि मैं अपने घर से 250 किलोमीटर दूर गया हुआ था। बस से मैं जब उतरा तो तब घड़ी में शाम के 4 बज रहे थे। सूरज आसमान पर अभी भी था, पर उसकी रोशनी काफ़ी कम हो गई थी। बस मुझे वहाँ से उतार कर आगे चली गई। मुझे तो ये बताया गया था कि बस से उतरते ही मुझे सफ़ेद कार नज़र आ जाएगी, लिहाजा मैं आसपास अपनी निगाहें घुमाने लगा। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई। रवि कुमार जी, इंजीनियर जी, आप ही हैं ना? आवाज़ सुनते ही मैं पीछे पलटा तो पाया कि सफ़ेद कपड़ों में एक आदमी एम्बेसडर कार लिए खड़ा है। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया, फिर मैं उसकी कार में बैठकर चल पड़ा उस डाक बंगले की ओर जहां मेरे रहने का इंतज़ाम किया गया था। गांव के कच्चे रास्ते पर एम्बेसडर कार डोलती हुई आगे बढ़े जा रही थी। शायद इस गांव में अभी तक पक्की सड़क नहीं बनी है। मन ही मन में मैं ये सब सोच ही रहा था। इतने में ही कार चला रहे उस आदमी ने मुझसे कहा, सड़कों का हाल देख रहे हैं साहब? आप तो इंजीनियर हैं, ज़रा इधर भी देख लीजिए एक बार, पक्की सड़क नहीं है गांव में। इस पर मैंने कहा, जी ज़रूर देख लूँगा, पहले जिस काम के लिए आया हूँ वो तो कर लूँ। अच्छा, ये डाक बंगला और कितनी दूर होगा? इस पर ड्राइवर बोला, ज़्यादा दूर नहीं है साहब, पर वो क्या है कि सड़कें ख़राब है ना, इसलिए समय लग जाता है। इतना कहकर कुछ देर तक तो वो आदमी चुप रहा, मगर फिर उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, साहब आप उस डाक बंगले में रहेंगे? मतलब उस जमींदार साहब वाले डाक बंगले में? उसकी बात पर मैंने हामी भरी तो मेरे से हाँ में जवाब पाते ही पता नहीं क्यों उस आदमी का चेहरा कुछ अजीब सा हो गया। उसकी पूरी शक्ल पीली सी पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहता हो, लेकिन किसी वजह से वो मुझे बता नहीं पा रहा। कुछ देर यूं ही चलते रहने के बाद हमारी कार एक बड़े से 2 मंजिला घर के पास रुकी। मैं समझ गया कि यही वो डाक बंगला है जहां मुझे 3 दिनों तक रहना है। तब तक अंधेरा भी हो चुका था। खैर, मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो पाया कि डाक बंगले के दरवाजे पर ही एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा है। मुझे समझते देर नहीं लगी कि शायद इस गांव में अभी तक लाइट भी नहीं पहुंची है, और चूंकि बात थोड़ी पुरानी भी है तो कहीं ना कहीं ये लाजमी ही था। खैर, मैं गाड़ी के पास से उस बुजुर्ग आदमी की तरफ जाने लगा। अभी मैं उस बुजुर्ग आदमी की तरफ जा ही रहा था कि तभी कार के ड्राइवर ने मुझसे कहा, साहब अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर वो आदमी अपनी कार लेकर वहां से चला गया। मुझे काफ़ी अजीब लगा कि आखिर इस आदमी ने ऐसा क्यों कहा होगा, पर फिर मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चलकर उस बुजुर्ग आदमी के पास गया। उस बुजुर्ग आदमी ने मेरा सामान उठाया और मुझे डाक बंगले के अंदर ले जाने लगा। वो डाक बंगला बाहर से जितना बड़ा लग रहा था, अंदर से उससे भी ज़्यादा बड़ा था। कोई भी देखकर ही बता देगा कि वो किसी ज़मींदार का बंगला है। खैर, वो बुजुर्ग आदमी मुझे दूसरी मंजिल के एक कमरे में ले गया। घर की तरह ही कमरा भी बहुत बड़ा था।
कमरे के एक कोने में मेरा सामान रखते हुए उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, साहब मेरा नाम अब्दुल है। इस डाक बंगले का और इसमें रहने वालों की देखभाल मैं ही करता हूँ। मेरा घर यहीं पास में ही है। अभी तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, पर रात को आपका खाना लेकर आ जाऊँगा। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर अब्दुल वहां से चला गया। फिजा में पूरी तरह से अंधेरा पसर चुका था। मेरे कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी, जिसकी धुंधली सी रोशनी में थोड़ा बहुत ही सही मगर दिख रहा था। यूं ही कमरे में चलते चलते मैं एक खिड़की के पास जाकर रुका। वो खिड़की घर के पीछे की तरफ थी। मैंने जब उस खिड़की से बाहर झांका तो चांद की रोशनी में मैंने जितना देखा उनसे तो यही मालूम पड़ा कि घर के पीछे की तरफ एक बहुत ही बड़ा बगान है। इतना बड़ा कि उसका अंत मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। अब ऐसा कम रोशनी के कारण हो रहा था या वो बगान सच में बड़ा था, ये नहीं पता। खैर, कुछ ही देर में रात हो गई और ठीक रात के 9 बजे तक अब्दुल मेरा खाना लेकर बंगले में पहुंच गया। मैंने खाना खाया और खाना पीना हो जाने के बाद अब्दुल वहां से चला गया। हालांकि घर पर खाना खाने के तुरंत बाद ही मुझे नींद आ जाती थी, पर पता नहीं क्यों यहाँ पर मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने सोचा क्यों ना प्रोजेक्ट के कामों को ही थोड़ा देख लूं। लिहाजा मैंने अपने बैग से प्रोजेक्ट के कागज़ वगैरह निकाले और कमरे में लगी मेज के पास टेबल लगाकर बैठ गया। अभी मैं वहां बैठकर सारे कागजात देख ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे अलावा भी कोई कमरे में मौजूद हो, क्योंकि मैं किसी के कदमों की आवाज़ साफ तौर पर सुन पा रहा था। पर यह कैसे हो सकता है? रूम तो बंद है, फिर कोई आदमी कमरे में कैसे आ सकता है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोचकर मैंने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। हो सकता है शायद ये मेरे मन का वहम हो। यही सोचकर मैं अपनी कुर्सी पर से उठा और जाकर पलंग पर लेट गया, मगर अभी भी मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था कि आखिर वो आवाज़ें किसकी थीं। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। ना जाने कितनी देर के बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो फिर से मुझे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी, पर इस बार आवाज़ थोड़ी अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे की खिड़की पर दस्तक दे रहा हो। मैंने अपनी आंखें खोली और लालटेन की धुंधली सी रोशनी में उस खिड़की की तरफ देखा जो बगान की तरफ था। तो उस कांच की खिड़की से मैंने देखा कि एक आदमी खिड़की के उस तरफ खड़ा है और मुझे बाहर आने का इशारा कर रहा है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये आदमी है कौन और खिड़की पर दस्तक क्यों दे रहा है। खैर, मैं पलंग पर से नीचे उतरा और उस खिड़की की तरफ जाने लगा। अभी मैं उस खिड़की की ओर जा ही रहा था कि तभी मुझे याद आया कि मैं तो दूसरी मंजिल पर हूँ। फिर कोई आदमी बाहर खिड़की पर कैसे दस्तक दे सकता है? इतने में ही खिड़की के बाहर खड़ा वो आदमी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मेरी हैरानगी 7वें आसमान पर चढ़ चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अभी मैं हैरानगी से उभरा भी नहीं था कि तभी मुझे बाहर गलियारे में से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। इस बार उसी तरह की आवाज़ को दोबारा सुनकर मैं डरा नहीं, बल्कि मुझ में ये जानने की इच्छा जाग उठी कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। लिहाजा मैंने कमरे में जल रही उस लालटेन को अपने हाथ में उठाया
और दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकला तो पाया कि कोई आदमी सीढ़ियों से होता हुआ नीचे उतर रहा है। उसकी देखा देखी मैं भी नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों से नीचे उतरकर वो आदमी घर के पीछे वाले दरवाजे से बगान की तरफ जाने लगा। मैंने भी वैसा ही किया, उसके पीछे पीछे बगान में चला गया। अभी मैं पीछे पीछे चल ही रहा था कि तभी वो आदमी एक जगह पर जाकर एकदम से रुक गया। मैं भी वहीं पर रुक गया। उस आदमी ने एक दफ़ा मेरी ओर देखा, फिर उसके बाद जो हुआ वो होश उड़ा देने वाला था। वो आदमी उसी जगह पर जमीन में समा गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। आखिर ये कैसे हो सकता है? किसी तरह से मैंने खुद को संभाला और वापस अपने कमरे में चला गया। उस पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह जब मैंने अब्दुल को ये बात बताई और 2-3 लोगों को बुलवाकर उस जगह पर खुदाई करवाई तो उस जगह से इंसानी शरीर की हड्डियां बरामद हुई। पर वो हड्डियां किसकी थी ये आज तक पता नहीं चल पाया। मगर जब से उन हड्डियों को आग के हवाले कर दिया गया तब से उस डाक बंगले में कोई घटना नहीं घटी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।